Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management and that is the last lecture जिसके अंदर हम लोग organizational change को discuss करेंगे और अप्रॉक्स आपके फुल सिलेबस की कवरेज आपको मिल चुकी है विद MCQs जो आपके डिफिकल्ट टाइप के टॉपिक्स हैं उसके MCQs भी मिल जाएंगे। बाकी आप लोग अपने एंड से जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको MCQs उनकी प्रैक्टिस करते रहना, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो। प्रीवियस ईयर तो सबसे वेल एंड गुड है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के अलावा भी आप कोई टॉपिक्स के PYQs ट्राई करते हो तो दैट इज अ वेल गुड इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस में ढालना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस के अंदर जब वो एडॉप्ट कर देती है तब उसको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस को एडॉप्ट किया है। ओके ना, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे वो ना केवल अपने आप में बदलाव लाती है, एक स्टेप अहेड परफॉर्म करती है, डेवलपमेंट आती है, उसमें डेवलपमेंट आती है, डिक्लाइन आती है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मॉडिफाई करती है, चेंज होती है। फिर एक ये मॉडिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप में, और जो जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉय की, वो भी ये जिम्मेदारी होती है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दे ऑल्सो नीड सम चेंजेस। उनको भी जरूरत होती है कि वो भी अपने आप में बदलाव लेके आए, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली चलने के अकॉर्डिंगली। ओके, now it is the modification of organizational relationship and responsibility of employee of the organization. The nature of organizational change, organizational change का जो एक तरीका है, एक मेजर है, is structural to a great extent. ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन, डेवलप और डिक्लाइन, सस्टेन भी करती है, स्टेबल भी रहती है, इम्प्रूव भी करती है, कहीं ना कहीं उसमें डिक्लाइन फेज भी आता है, विच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? ज्यादातर ह्यूमन की रिसोर्स की वजह से होता है। ऑर्गेनाइजेशंस का जो चेंज है वो मल्टीपल मैनर में, मल्टीपल तरीके से बदलता रहता है। इट कैन बी चेंज। अब ये कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी? अगर आप चेंज की बात कर रहे हो तो ये चेंज कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, या ह्यूमन रिसोर्स में चेंज हो गया, या और किसी एलिमेंट में चेंज हुआ ना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की एक प्रोसेस होती है जहां पे आप सबसे पहले एंटिसिपेट चेंज, जहां पे आपको महसूस होता है कि हाँ हमें बदलाव करने की जरूरत है। देन हम चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं, कम्युनिकेट होता है चेंज, फिर रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंगली मूव किया जाता है, मैनेज किया जाता है, चेंज को एडप्ट किया जाता है, रीइंफोर्स चेंज। अब जो चेंज आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, उसको चेक किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उस पर मॉनिटरिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं दो टाइप से, ठीक है, एक होता है रिएक्टिव चेंज, एक होता है प्रोएक्टिव चेंज। अब ये रिएक्टिव कब होता है? इट हैपन्स ओनली इफ इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रेशराइज द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट चेंज। जब इन्वायरमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ता है,
ठीक है, तो वो जो चेंज होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. इट इज इम्प्लाइड इन अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट रिएक्ट टू इंस्टेंट सिम्टम डिमांडेड बाय द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को चेंज किया, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आए या अपने आप को एक स्टेप अहेड लेके गए. ये एक अंडर प्रेशराइज होता है. और प्रोएक्टिव चेंज कब होता है? जब चेंजेस जरूरी हो जाते हैं. इट हैपेंस ओनली व्हेन चेंजेस आर necessary and the organization is not compelled to implement change. It is a planned change. ऑर्गेनाइजेशन झेल तो पा नहीं रही उस चेंज को, तो वो एक प्लानिंग के तरीके से उसको अडॉप्ट कर रही है. इंक्लूड पर्पसिव बिहेवियर अंडर दिस चेंज इज इम्प्लाइड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हिस्से में आपका चेंज इंप्लीमेंट होता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? ऑर्गेनाइजेशन चेंज के क्या क्या रीजंस होते हैं? तो दो रीजंस हैं, एक है एक्सटर्नल फोर्सेस, एक है इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? दीज आर द फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं. जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, पॉलिटिकल फैक्टर में बदलाव आ गया, आप सीखते हो ना माइक्रो लेवल फैक्टर्स, मैक्रो लेवल फैक्टर्स. माइक्रो लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले फैक्टर्स हो गए वो इंटरनल फोर्सेस हो गए, जब उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है. ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से बदलाव या प्रोसीजर मेथड, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी है उसकी वजह से जब आपको चेंज करना पड़ेगा तो वो इंटरनल फोर्सेस के अंदर आएगा. लेकिन जब आपको एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना पड़ेगा और यहाँ पे एक चेंज आएगा विद इन एक्सटर्नली द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मार्केट की सिचुएशन की वजह से बदलाव आए, पॉलिटिकल सोशल चेंजेस की वजह से आए, मशीन एंड इक्विपमेंट की वजह से आए, तो वो जो होगा वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाएगा. ना कुछ मॉडल्स को भी डिस्कस करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले होता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर से, और एग्जाम में इसके मॉडल्स की बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है. सबसे पहले है कर्ट लेविन ने दिया था आपको 1950 के अंदर, प्रपोज द सक्सेसफुल चेंज, जहां पे अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज, ठीक है, तीन फैक्टर्स हैं जो कि एक मॉडल के ऊपर फोकस करता है थ्रू 3 मेन स्टेजेस. सबसे पहले है अनफ्रीज. द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अनफ्रोजन इन एनी ऑफ द 3 ways, by increasing the driving forces, by decreasing the restraining forces और combination of both. देखो अनफ्रीज का क्या मतलब है? जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चेंजेस हैं, उनको क्या किया जाएगा पहले, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो भूल जाओ जो आपने पढ़ा, तो उसको पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, भूलने की कोशिश की जाएगी, फिर नई चीज सीखने की कोशिश की जाएगी, और सीखने के बाद उसको प्रॉपर पक्का करने की कोशिश की जाएगी. जैसे कि मान लो कोई टॉपिक मुझे आता है, टॉपिक इज लाइक इन्वायरमेंट, लाइक पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन एक टॉपिक है. मान लो सपोज मुझे ये टॉपिक ऑलरेडी आता है, तो इस टॉपिक को सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अगर एक पॉल्यूशन टॉपिक है जो मुझे ऑलरेडी आता है, तो मुझे कोई इसमें अच्छे से सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक से फैमिलियर हूं. तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फील करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब भूलना पड़ेगा. उसके बाद पॉल्यूशन के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा, एंड देन उसको रिटन प्रैक्टिस करके या किसी के भी थ्रू मैं क्या करूंगी, पक्का करूंगी. तो दैट इज कॉल्ड अनफ्रीज, चेंज एंड फिर रीफ्रीज. इक्विलिब्रियम स्टेज जहां पे अनफ्रोजन किया जाता है, और पहले आप ड्राइविंग फोर्स को या तो बढ़ाते हो या घटाते हो, या दोनों ऐसे प्रैक्टिस करते हो. प्रिपरेशन फॉर चेंज बाय ब्रेकिंग द स्टेटस क्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज. नेक्स्ट वन इज चेंज. अब यहाँ पे चेंज का मतलब मूवमेंट से है.
एडेप्टेशन से है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से है, जब आप सच में वो चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बदलाव लेके आ रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर से लैपटॉप, या आप बोल सकते हो लैपटॉप से या कोई और आप बोल सकते हो लैंग्वेज का यूज करना है, वो इतनी जल्दी तो एडप्ट हो नहीं पाती, तो दैट इज वाई अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ लेटेस्ट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज क्वालिटी लीडरशिप एंड रीअश्योरेंस इज एसेंशियल। जो क्वालिटी लीडरशिप है और जो रीअश्योरेंस है वो जरूरी होती है फॉर चेंज टू मेक द प्रोसेस इजियर, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट वन इज रीफ्रीज। रीफ्रीज के अंदर जो भी आपने चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं उसको आप स्ट्रांगली अप्लाइड करोगे। ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन न्यूली अडॉप्टेड बिहेवियर एंड पॉलिसी आर इनकरेज्ड। जहां पे नई गाइडलाइंस है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, मेंटरिंग एंड रिवॉर्डिंग हेल्प टू रीइंफोर्स एंड थिंग्स बिगिन टू बिकम स्टेबल अगेन। अब आप फिर से सारी चीजें एक स्टेबिलिटी के मैनर में, एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाओगे। नेक्स्ट मॉडल इज मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क मॉडल। देखो इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, एक मॉडल का नाम, जो मॉडल आप पढ़ रहे हो उसकी डेट कि वो कब इंप्लीमेंट हुआ या कब बना। नेक्स्ट वन इज उस जो मॉडल है उसका क्या फ्रेमवर्क है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, असर्शन रीजन बन सकता है, या इनके स्टेप्स के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क 7S के ऊपर, मीन्स S जो है वो 7 है, अलग अलग S, अलग अलग जो 7S है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी कोई इन सब पे फोकस करता है। दिया किसने था, रॉबर्ट वाटरमैन, टॉम पीटर्स, रिचार्ड पैस्कल एंड एंटोनी ऑथर्स 1978 में। ये जो मॉडल है इसके 7 फीचर्स हैं, 7 स्टेप्स हैं जहां पे आप चेंज को मैनेज करते हो। कलेक्टिव एजेंट ऑफ चेंज, this model helps to analyze and understand an organization as it is a combination of rational and emotional elements। मतलब जहां पे आप अपने अकॉर्डिंगली भी और इमोशन के हिसाब से भी 7S को रीअरेंज करते हो। सबसे पहले है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, फ्यूचर प्लान को ओवरकम करना, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे बढ़ोगे। आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहां पे आप न्यू स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व करो, बनाओ, ताकि आप उनको एडेप्ट भी कर सको। ठीक है, और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओ। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, इन्वॉल्व द फॉर्म्स इन विच, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटा हुआ है। सिस्टम्स, ये जो है इज रिलेटेड टू द ऑपरेशनल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम क्या है, जो हम काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशनल टास्क डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। शेयर्ड वैल्यूज, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब होते हो तो अलग अलग वैल्यूज अपनी शेयर करते हो। ठीक है, कोर वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंडक्टेड। नेक्स्ट वन इज स्टाइल, the mode in which changes and leadership are accepted are executed। जिस तरीके से आप चेंजेस को, लीडरशिप को मान रहे हो, अपना रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाफ कौन हो गए, जो पीपल है, एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। स्किल्स क्या हो गई, आपको जो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड द स्किल्स। ठीक है, तो कितने हो गए 7S, एक बार नजर मार लेते हैं। 1 स्ट्रेटेजी, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज सिस्टम, फोर्थ वन इज शेयर्ड वैल्यूज, फिफ्थ वन इज स्टाइल, सिक्स्थ वन इज स्टाफ एंड सेवेंथ वन इज स्किल्स। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 7S फ्रेमवर्क में कौन सा S इंक्लूडेड नहीं है। मान लो आपको इन 4 ऑप्शन के हिसाब से शेयर्ड वैल्यूज को हटा के आपको दे दिया सब कैटेगरीज।
ठीक है, ये टॉपिक दे दिया। ठीक है, और आपसे बोला गया कि इन 4 ऑप्शन में से 7S फ्रेमवर्क का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये वाला हिस्सा पार्ट नहीं। नेक्स्ट वन इज एडकर मॉडल। क्या है ये? इट इज अ गोल ओरिएंटेड थ्योरी जो अलाउ करती है चेंज मैनेजमेंट टीम को कि वो फोकस करे एक्टिविटीज पे जो कि जिसका मेन मकसद चेंजेस, बदलाव को लाना है। एडकर मॉडल जो है वो बेसिकली किसकी हिसाब से? एडकर मतलब A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, D स्टैंड्स फॉर डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। अवेयरनेस कैसे है? आपको चेंज के बारे में भनक होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, किस बेसिस पे वो काम कर रही है वो। नाउ द डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो नए नए चेंजेस को। नॉलेज, नॉलेज का मतलब वो चीजें जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो चेंजेस में। एबिलिटी मीन्स क्षमता, पोटेंशियल कि आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर सको ऑन अ टाइमली इंटरवल। रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? जहां पे आप बार बार एक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अडॉप्ट कर पा रहे हो अपने पॉइंट्स को। ये जो मॉडल है ये इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी आप चेंजेस लेके आ रहे हो उसको अप्लाई करने की बात करता है इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड इवेल्युएट चेंज टू चेक इट्स इफेक्टिवनेस। उसकी इफेक्टिवनेस को प्रॉपरली चेक किया जाता है कि वो ठीक से काम हो रहा है, ठीक से काम करवा रहा है कि नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी लेक्चर में कैसा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी न्यू बैचेस वगैरह के लिए अगर आपको इनरोल करना है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां पे गो थ्रू करके आप एक एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।